जो हंगोर सबमरीन है वो चीन ने पाकिस्तान को दी है, उसके अलावा अभी तक किसी देश को दी नहीं है। चीन ने लड़ाई नहीं लड़नी है, चीन ने दूसरे के द्वारा भारत को दबा के रखना, दबोचना। देखिएगा, चीन ने बांग्लादेश को भी सबमरीन दी है। चीन जो है हर हमेशा अपने आप को इंडियन ओशन में कमजोर पाते हैं कि भारत अगर कहीं ना कहीं एक आर्थिक महाशक्ति बन गया या शक्ति बन गया तो उनको खतरा है। 1971 में भारत की एक आईएनएस खुखरी को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी नेवी ने कराची को किया था। ना कोई कराची से बाहर जा सकता था, न कराची के अंदर को जा सकता था। चीन को मकसद भारत को दबाने का अलग, पाकिस्तान का मकसद भारत को दबाने का अलग। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को हंगोर सबमरीन दी है। आपको बता दें कि यह सबमरीन बेहद घातक है और भारत के लिहाज से एक चिंता का विषय भी है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर, क्या वाकई में युद्ध रुक जाएगा या फिर दोबारा से खटाई में पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ट्रंप साहब ने आज दोबारा से एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि दरअसल विपक्षी दल हमारे देश के ये की अफवाह फैला रही हैं कि हम ईरान को 300 अरब डॉलर देने जा रहे हैं जो उसका बकाया है। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर डील है उस पर भी उन्हें सहमति नहीं जताई है। तमाम तरह की अफवाहें हैं जो वो फैलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं शांति वार्ता खटाई में पड़ सकती है ट्रंप के इस बयान के साथ। हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और बखूबी जानते हैं कि जितने भी तरह की वेपन्स होते हैं या जितने तरह की फ्लीट्स होती हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सबमरीन एक बेहद घातक हथियार माना जाता है जो कि पानी में रहकर हमला करता है और भारतीय क्षमता हालांकि पाकिस्तान की नेवी से कहीं ज्यादा है, फिर भी एक चिंता का विषय बन रहा है क्योंकि जो हंगोर सबमरीन है वो चीन ने पाकिस्तान को दी है, उसके अलावा अभी तक किसी देश को दी नहीं है। और हंगोर की ही कैपेसिटी की एक मिसाइल ने 1971 में भारत की एक आईएनएस खुखरी को तबाह कर दिया था। तो चिंता का विषय है भारत के लिए। हम चर्चा करते हैं इस पर। स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर का। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सर, हालांकि आप आर्मी में रहे हैं सर और चूंकि समझते हैं कि वेपन्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है सर। सबमरीन एक ऐसा घातक हथियार होता है कि जो अदृश्य होता है, पानी में पता नहीं चल पाता है उसका। चीन ने पाकिस्तान को एक बेहद घातक सबमरीन अभी जो है दी है। 8 सबमरीन ऐसी आनी है सर। और कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया में इससे देखा जाए तो जो समुद्री मैरीटाइम सी है हमारे यहाँ के, चाहे हिंद महासागर हो या अरब सागर हो, दोनों में पाकिस्तान का थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ेगा चीन की मदद से। भारत के लिए ये सबमरीन मिलना पाकिस्तान को कितना बड़ा चिंता का विषय है और किस तरह भारत के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि हम इसका परिणाम 71 में देख चुके हैं सर। आपका टेक सर। बहुत 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 धन्यवाद जीतू। पहले मैं बताऊं आपको, ये युआन क्लास सबमरीन है चीन का जी। एक्सपोर्ट मॉडल में इसको अभी हैंगोर सबमरीन कहते हैं। ये जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 8 सबमरीन का सौदा हुआ था पाकिस्तान का चीन के साथ 2015 में 5 अरब डॉलर का। इसके 4 चीन ने बनाने थे और 4 कराची शिपयार्ड में बनने हैं। जी जी जी, बनाने हैं वो अब चीन ने दिए हैं और बाकी जो है वो कराची शिपयार्ड में पाकिस्तान के वहां बनाए जाएंगे या असेंबल किए जाएंगे। जी। सिर्फ सबमरीन देना नहीं है, इसकी ट्रेनिंग, इसके स्पेयर पार्ट्स, यानी कि पूरा सबमरीन का ताम झाम जो है पाकिस्तान के अंदर वो चीन का होगा। ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि अब हम लोगों ने, जैसे आपने 71 की बात की, मैं अगर अभी बता दूं ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से इंडियन नेवी ने पूरा का पूरा, जैसे नेवल ब्लॉकेड अभी अमेरिका ने किया था स्टेट ऑफ हॉर्मूज में, और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को जिस प्रकार से नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने किया, तो कोई अंदर नहीं जा सकता है, कोई बाहर नहीं आ सकता है ईरान से। वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में हमारी नेवी ने कराची को किया था। ना कोई कराची से बाहर जा सकता था, न कराची के अंदर कोई जा सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालात पाकिस्तान की आ गई थी। यूं ही नहीं, क्योंकि
इसका ज्यादा बोलबाला नहीं होता है, और हम लोग बाकी का देखते हैं कि कितना कहाँ नुकसान हुआ। ये चुपचाप इंडियन नेवी जो है पूरा ब्लॉकेट करके बैठी थी कि पाकिस्तान के जो नेवी है वो हरकत नहीं कर सके, और वो हरकत नहीं करने के कारण बहुत जल्द वहां पे ऑब्वियसली जितना भी ट्रेड होता है 99% ट्रेड आपका सिर्फ इससे होता है जो समुद्र के तरीके से द्वारा आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई पाकिस्तान को हुई होगी, और उसके बाद जब ब्लॉकेट खुला और अब वहां पे शुरुआत हुई, उसको देखते हुए नंबर एक। नंबर दो, चीन जो है हर हमेशा अपने आप को इंडियन ओशन में कमजोर पाता है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर के, जापान के साथ मिलकर के, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के, ब्रिटेन के साथ मिलकर के, इन सब देशों के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं ऐसा गठबंधन, जिसे अब क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, चाहे वो गठबंधन ना हो, लेकिन चीन को हमेशा इसकी फिक्र रहती है कि कहीं ना कहीं भारत सबसे मिलकर के, क्योंकि इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है यहाँ पे चीन अपने आप को मजबूत नहीं पाता है आज ही दशकों से। और वही एक कारण है कि लॉर्ड कर्जन ने भी कहा था कि अगर चीन को दबाना है तो हमने सिर्फ उसके इर्द गिर्द समुद्र में जाना है तो चीन डूब जाएगा। तो ये कर्जन का सोच थी कि अगर चीन को किसी प्रकार से, क्योंकि चीन बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश में कब्जा करना मुश्किल होता है, लेकिन अब हम सब ने देख लिया कि किस प्रकार से अगर घेराबंदी की जाए, जिस प्रकार से अमेरिका ने घेराबंदी की स्टेट ऑफ होर्मुज में, तो आप समझ सकते हैं कि कोई देश जो है धीरे धीरे करके बातचीत में खड़ा होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जितना भी उसके पास है 60 दिन का सामान हो सकता है, 90 दिन का हो सकता है, 120 दिन का हो सकता है, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद तो मतलब हालत खस्ता हो जाएगी उस देश की। और कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं होता है, सब कहीं ना कहीं निर्भरता कुछ ना कुछ हो रहती है। तो इसको देखते हुए अब जब चीन भी चाहता है कि उसके आंख और कान एक पाकिस्तान जो उसका एक क्लाइंट स्टेट है उसके द्वारा, अगर पाकिस्तान जो इंडियन ओशन में उसका प्रेजेंस है और उस प्रेजेंस के कारण क्यों ना उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये चीन का भी फायदा है। ये सबमरीन अब अगर चीन खुद लाएगा उधर और खुद अपने सबमरीन लगाएगा तो क्या होगा? सब कोई कहेंगे कि भाई वो दूसरे इंडियन ओशन में जाकर के एक एग्रेसिव कार्रवाई कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी सबमरीन इनको दे, पाकिस्तान इस्तेमाल करे। पाकिस्तान के लोग जो है प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है, ये सोचना पाकिस्तान को हमने कि हर हमेशा बिल्कुल तुच्छा बेकार है। सवाल ये उठता है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो हंगोर सबमरीन है वो एक वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी है और एआईपी टेक्नोलॉजी से वो सर लैस है। ये सर लंबे समय तक पानी में रह सकती है, इसकी कई सारी खूबियां हैं। सर क्या आपको लगता है कि ये सबमरीन मिलने से चीनी जो हिंद महासागर जो चीन की साइड भी आता है और अरब सागर में है, जो शक्ति संतुलन है सर, वो कहीं बिगाड़ने के इरादे से इस्लामाबाद को चीन ने ये दिया है, ताकि जो आप बात जिक्र भी कर रहे हैं कि भारत ने जिस तरीके से ऑफ सिंदूर में उनको बिल्कुल ब्लॉकेट कर दिया था, शायद उसी शक्ति संतुलन को बराबर करने के लिए चीन ने ये चाल चली है कि हमारा भी फायदा हो जाएगा और पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रखकर हम अपना फायदा उठा सकते हैं। क्या ये सर वाकई में शक्ति संतुलन बिगाड़ने वाली बात नहीं हो जाएगी? ये इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की जो फितरत है वो है भारत के साथ द्वेष, दुश्मनी, और उसको किसी ना किसी तरीके से भारत के साथ लड़ने की काबिलियत तो है नहीं, तो किस प्रकार से भारत की परेशानियां और बढ़ाई जाए। और भारत की परेशानियां बढ़ाने के लिए जब उसमें चीन जो है उसकी वो पूरी मदद करता है कि उस चीन को मालूम है कि 10 पैसे डाल करके वहां से 1 रुपए का फायदा उठाया जा सकता है, बनिस्बत अपना पूरा 1 रुपया लगाया जाए तो मुश्किल है। अब 10 पैसे लगाओ और उस देश को लगता है कि हमारी मदद कर रहा है, वो चीन अपनी मदद कर रहा है और पाकिस्तान के द्वारा भारत को दबा रहा है। चीन को मकसद भारत को दबाने का अलग, पाकिस्तान का मकसद भारत को दबाने का अलग, ये दो बातें हम लोगों ने समझनी चाहिए। वो मकसद एक, भारत को दबाना, कारण कोई कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे इसमें जब इस तरह के हैंगओवर क्लास की जब सबमरीन वो पाकिस्तान को देता है, जैसे आपने बिल्कुल कहा, ये डीजल सबमरीन है।
भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, तो डीजल सबमरीन है, लेकिन ये एडवांस क्लास सबमरीन है जो पानी के सतह के नीचे काफी हफ्ते हफ्ते रह सकती रख है। सकती है, बिल्कुल। बैटरीज को चार्ज करने की काबिलियत रख सकती है, और ये लैस है हेवी टॉर्पिडोज के साथ, ये लैस है एंटी शिप क्रूज मिसाइल के साथ। यानी कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप देखिएगा इंडियन ओशन में अगर चीन को आना है तो वो मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए अंदर आएगा और घुसेगा इंडियन ओशन के अंदर, अपने पैसिफिक से लेकर के साउथ चाइना सी से गुजरेगा और फिर इधर आकर के फिर इधर हरकत करेगा और इंटरनेशनल वाटर्स में आएगा। लेकिन ये जो है इंटरनेशनल वाटर्स से लेकर के पाकिस्तान के ही पोर्ट में खड़ा है, मतलब चीन का ही है। और चीन ने इस सबमरीन के साथ पाकिस्तान को क्या दिया है? पूरा ट्रेनिंग, पूरे स्पेयर पार्ट दी है, संभालने का टेक्नोलॉजी दी है, बिल्कुल। सब कुछ, सब मतलब पूरा जिम्मा लिया है। और पैसे हम्म, किसके? पाकिस्तान के। पाकिस्तान पैसे कहां से ले रहे हैं? अमेरिका से, अमेरिका सऊदी से। अरेबिया से। काम काम किसके लिए कर रहा है? चीन के लिए कर रहा है। तो उसमें अपना फायदा भी देख रहा है, क्योंकि हम्म, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे ही जैसे लोग हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। ये कहना है कि बिल्कुल। साहब वो बेकार है, लोग बेकार नहीं है, वो सियाने हैं, समझदार है, हमारे ही भाई बंधु उधर बैठे हैं जो संजय सर, जानते हैं कि किस उठता तरह है से कि भारत को दबाया जाए। संजय सर, एक सवाल ये भी उठता है कि चीन जिस तरीके से लगातार भारत के विरोधी गतिविधियां करता रहता है, हमने देखा पाकिस्तान को तो यूज करता ही करता है, बांग्लादेश को भी यूज करता है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से ही जो हिंद महासागर है वो बंगाल की खाड़ी भी लगती है। क्या आपको लगता है कि सर दोनों फ्रंट पर, पानी में खास तौर से, चीन जो है एक प्रॉक्सी वॉरफेयर क्रिएट कर रहा है भारत के अगेंस्ट में, और एक टू फ्रंट नेवल फ्रंट बना रहा है भारत के अगेंस्ट में वो? देखिएगा, चीन ने बांग्लादेश को भी सबमरीन दी है। चीन ने बांग्लादेश को दे करके उस पूरे बे ऑफ बंगाल में पूरा कब्जा करता है, प्लस वो म्यांमार जाने की कोशिश करता है उधर से, हम्म, इधर पाकिस्तान को भी दी है। तो आप समझ सकते हैं चीन का मकसद, जैसे मैंने कहा, चीन ने लड़ाई नहीं लड़नी है, चीन ने दूसरे के द्वारा भारत को दबा के रखना, दबोचना है। उस दबोचने में वो सोचता है कि हिंदुस्तान इस तरीके का खर्चा करता रहेगा सुरक्षा के मामले के ऊपर, तो वो अपनी तरक्की नहीं कर सकता है। अगर उसकी आर्थिक गति में तरक्की होती रहेगी तो वो चीन को एक तरीके से टक्कर देगा। तो उसको मालूम है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को टक्कर देने के लिए खड़ा हो सकता है, क्योंकि चाहे लोकतंत्र है और चीन का लोकतंत्र नहीं है, चीन आज की तारीख में डंडा मार करके काम करवा रहा है। तो बिल्कुल। भारत में लोकतंत्र के बावजूद भी उसमें काफी तरक्की हो रही है, तो चीन नहीं चाहता है। और इसमें नहीं चाहने में अमेरिका भी शामिल है। ये सोचना कि सिर्फ चीन ही नहीं, बिल्कुल। अमेरिका भी है, बाकी देश भी सोचते हैं कि भारत अगर कहीं ना कहीं एक एक आर्थिक महाशक्ति बन गया या शक्ति बन गया तो उनको खतरा है, तो वो भी नहीं चाहते हैं। तो अमेरिका भी वैसे ही है थोड़ा बहुत सोच में, चीन तो बिल्कुल ही है। और उनको एक पाकिस्तान जैसा देश मिला है जिसका द्वेष भारत के बरखिलाफ, उसको उसका जो मंशा है भारत को दबाने की, वो पाकिस्तान की मंशा पूरी हो रही है उनके द्वारा। मतलब वो उनकी मंशा पूरी कर रहे हैं और पाकिस्तान उनका जो उद्देश्य है वो पूरा कर रहा है। तो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर फॉर ऑल पाकिस्तान ऑफ अस। एंड चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए। तो ये जो है, ये बात हमने याद रखनी चाहिए हमें। संजय सर, एक सवाल ये भी उठता है कि क्योंकि हमने देखा है कि एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात चाइना लगातार करता था, पहले करता आया है, जिसमें पाकिस्तान है, म्यांमार है और श्रीलंका थे। श्रीलंका को कहीं ना कहीं भारत ने थोड़ा सा शांत किया हुआ है, उनको साथ चीजें बेटर हुई हैं। लेकिन सर, पाकिस्तान हो या म्यांमार हो या बांग्लादेश हो, जिस तरीके से चाइना उनकी मदद कर रहा है, पनडुब्बियां दे रहा है, हथियार दे रहा है, क्या आपको लगता है कि ये स्टिंगर ऑफ पर्ल्स का एक हिस्सा है, या मैरीटाइम मैरीटाइम डिनायल नीति है कि भारत को किसी तरीके से वहां पर सबोटाज किया जाए, डाउन किया जाए? क्या आपको लगता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक हिस्सा हो सकता है ये? ये देखिएगा, जैसे आपने कहा सिंगापुर, तो वहां ग्वादार हुआ, श्रीलंका में हम्बन टोटा हुआ, और ये जी। धीरे धीरे करके चिटागोंग की तरफ जा रहे हैं। तो आप हम्म। समझ सकते हैं ये पूरा का पूरा इतने, और प्लस म्यांमार में लैंड रूट है जो युआन के द्वारा म्यांमार में आता है, तो उधर भी है। तो म्यांमार के अंदर अलग अलग तरह के एक ग्रुप्स हैं जो कुछ चीन के साथ लेकर के मदद लेते हैं। वहां पे भी अमेरिका का हस्तक्षेप है, वहां पे भी अमेरिका उनको मदद करता है, वहां चीन भी मदद कर रहा है। म्यांमार के अभी राष्ट्रपति आए थे भारत में, उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। तो ये जो चीजें हैं, ये इस तरह के, क्योंकि
म्यांमार में भी अंदरूनी हलचल बहुत, उथल पुथल बहुत है। उस उथल पुथल के लिए उनकी जो फौज है, वो वहां के जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं उनका टकराव है। उसके कारण हम देखते हैं कि म्यांमार के अंदर भी उथल पुथल होने के कारण पूरी स्थिति जो है काफी नाजुक है। चाहे वो भारत के मणिपुर की तरफ का हो, या भारत के साथ मिलता हुआ हो, या फिर चीन के साथ उसका बॉर्डर हो, या फिर हो सकता है अगर ज्यादा ही रिश्ते खराब हो जाए, जिस प्रकार से चीन पहले म्यांमार में अपने नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश करता था, यानी कि इस तरह का करने की। तो अगर हमारे संबंध म्यांमार के साथ अच्छे हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमारे संबंध म्यांमार के साथ अच्छे होने बहुत जरूरी है। हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ हमने संबंध अच्छे रखे, तो बांग्लादेश में जो जमायत की सोच वाले लोग आए, तो उन्होंने देखा कि उनका जो झुकाव है वो एक मजहबी झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। तो बांग्लादेश नाम के लिए रहा, पर वो ईस्ट पाकिस्तान ही बन गया। तो ये जो है बांग्लादेश के अंदर। तो अगर आप आज श्रीलंका में जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा, अगर आप कोलंबो में जाएंगे चीन का प्रभाव देख करके आप मानेंगे नहीं। ये आपको इतने चीनी पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिखेंगे जितने आपको सिर्फ कोलंबो में दिखेंगे। उनके बॉल, उनका रहन सहन, उनका आना जाना, उनका घूमना, तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। तो मतलब पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिकली। कोई क्या होता है, किसी भी देश को अपनी तरक्की दिखानी पड़ती है, खासकर लोकतंत्र देश को। लोकतंत्र में आपको इलेक्शन में आपको दोबारा जीत करके आना है। आप जीत करके तब आएंगे जब वहां के लोगों को लगेगा कि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ अच्छा हो रहा है, और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, जिस और देश में तरक्की दिख रही है। और देश में तरक्की देखने के लिए और आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और वो पैसा आज की तारीख में चीन दे सकता है, अमेरिका दे सकता है। बाकियों में इतनी काबिलियत नहीं है। वर्ल्ड बैंक इनके कब्जे में है। तो ये सबको देखते हुए, और ये जो छोटे छोटे देश हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं। बिल्कुल। एक सवाल ये भी उठता है कि भारत की जो नेवी ताकत है वो भी किसी से छुपी नहीं है। हम बहुत शक्तिशाली देश हैं अगर नेवी के तौर पे बात की जाए तो। भारत के पास पनडुब्बियां, बहुत अच्छी अच्छी पनडुब्बियां हैं जिसमें अरिहंत क्लास की आती है। हमारे पास भारतीय न्यूक्लियर परमाणु पनडुब्बी भी है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जिसको हम कलावरी के नाम से जानते हैं। थोड़ा इनके बारे में बताइए सर कि भारत के पास किस किस तरह की पनडुब्बियां हैं और क्या भारतीय नौसेना की क्षमता है सर पाकिस्तान के मुकाबले। कि भारत की जो नेवी है वो बहुत बहुत एडवांस है। यही कारण है, अगर हम कहें कि आज पाकिस्तान के पास 40 से 44 शिप्स हैं जो कि इस तरह के लड़ने की काबिलियत रखते हैं, तो भारत के पास तो बहुत ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। तो वो बात अलग। लेकिन अगर हम देखें पनडुब्बी में, भारत के पास 16 है आज की तारीख में, और प्लस न्यूक्लियर है इनके पास अभी 6 है। हमारे पास 12 डिस्ट्रॉयर है, इनके पास एक भी नहीं है। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, इनके पास एक भी नहीं। तो ये मतलब तुलना भारत की पाकिस्तान के साथ नहीं, तुलना भारत के चीन और ऐसे देशों। तो चीन विश्व का नंबर 1 नेवी है, अमेरिका से भी नंबर 1 नंबर में, टेक्नोलॉजी में नहीं, नंबर में, एयरक्राफ्ट कैरियर में नहीं, नंबर में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चीन ने अपने आप को बहुत जल्दी पिछले 30-40 साल में बहुत आगे अपने आप को कर लिया है, और टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन भारत की जो नेवी है इंडियन ओशन के अंदर एक नंबर 1 नेवी है। मतलब सबको इस बात का पता है कि भारत की नेवी जो है बहुत प्रोफेशनल है, इनके पास सब तरह के हथियार हैं और पूरी काबिलियत है। इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना एडवांस हो सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हवाई जहाज को लैंड करना और वहां से टेक ऑफ करना कोई आम काम नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है, बहुत बहुत मुश्किल का काम है। चीन ने तकरीबन 10 साल एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना करके रखा था, उसके ऊपर सिर्फ वो अपने पायलट्स को ट्रेन करते थे कि कैसे लैंड करना और कैसे उसके ऊपर से टेक ऑफ करना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है प्लस जो ट्रेनिंग है, उसमें बहुत जबरदस्त मेहनत और बहुत ट्रेन प्रोफेशनल होने चाहिए जो भारत में है। भारत की नेवी बहुत प्रोफेशनल नेवी है। यही कह रहे हैं कि जैसे ऑपरेशन सिंधु, कम लोगों ने सुना होगा कि किस तरह का ब्लॉकेज कराची डॉकयार्ड पर लगा, अब किस प्रकार से कराची की नेवी जो है बिल्कुल नपुंसक हो गई, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाए और कोई ट्रेड नहीं, कोई शिप नहीं जा सका, कोई मतलब कुछ भी नहीं जा सका, ना अंदर ना बाहर। तो
पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद भी काफी दिन तक वो जो हालात रहे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान में तो घुटने टेक नहीं थे। हम लोगों को लगता है कि बाकी इसमें मैंने जैसे कहा, हर देश चाहता है उसका चलना, वो उससे ज्यादा रुक नहीं सकता है। और खासकर पाकिस्तान जैसा देश जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, तो वो हर हमेशा जितना आता है खर्च करता है, फिर नया लाता है, तो रिजर्व भी नहीं होते हैं उस देश में जितने होने चाहिए। तो हिंदुस्तान की जो नेवी है बहुत एडवांस, और यही कारण है कि विश्व भर में जो हम एक्सरसाइज करते हैं, मलाबार एक्सरसाइज करते हैं, क्वाड एक्सरसाइज करते हैं, बाकी नेवीज इधर आती हैं और उनके साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, एंटी पायरेसी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारी नेवी इतनी प्रोफेशनल है कि सब कोई हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता है, और हम भी उनके साथ ट्रेनिंग करके अपने आप को और उनके बराबर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर, संजय संजय सर, मेरा एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, मतलब आखिरी सवाल है नेवी से जुड़ा हुआ। सर, हमने देखा है कि 71 की जब वॉर हुई थी भारत ने, भले ही वो वॉर जीती थी, लेकिन उसमें शायद एक छोटा नुकसान भी भारत को हुआ था। और वो नुकसान इसी प्रकार की सबमरीन के जरिए भारत के शिप जो खुखरी बताया जाता है उसको डुबो दिया गया था। क्या सर थोड़ा सा चिंता का विषय है कि भविष्य में अगर कुछ आमने सामने की अगर फेस ऑफ होता है समुद्र में भारत का पाकिस्तान के साथ, तो क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है भारत के लिए, या भारत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है भारत के पास? उनकी अगर कोई ये हमला करते भी है इस सबमरीन के जरिए, उसको रोकने की क्षमता भारत के पास है समुद्र के अंदर ही? देखिएगा, दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम्म। अगर जिस वक्त तक ये सोचने लगे कि दुश्मन कमजोर है, समझ लो कि हम लोगों का नुकसान होएगा। दुश्मन हर हमेशा कहीं ना कहीं चालाकी से अपने आप को और मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। और खासकर आजकल जब पाकिस्तान को चीन मदद कर रहा है, साइबर में, स्पेस में, इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अमेरिका मदद कर रहा है पूरे इसमें, तो ये समझना है कि पाकिस्तान जो है एक मुखौटा है। और पाकिस्तान मुखौटा है इन जो महाशक्तियों का, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को इक्विप करने की कोशिश करें, पाकिस्तान को ट्रेन करने की कोशिश करें, जिससे कि वो भारत को टक्कर दे सके। और भारत का, और सब कोई जानता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो वो चूहे और बिल्ली वाली लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि सबको मालूम है कि ये दो देश लड़ते रहेंगे, ये दो देश एक दूसरे के बिल्कुल, मतलब इनका क्या क्या कांटा बोलते हैं ना, बिल्कुल है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये दो देश इकट्ठे कभी बातचीत कर सकते हैं। अगर होगा तो थोड़ी देर के लिए होगा। सर, क्या ये चिंता का विषय है इस पनडुब्बी का भारत के लिए, भारत के अगेंस्ट आना? 100%। हाँ, सिर्फ पनडुब्बी का, जैसे आपने क्या कहा, पनडुब्बी मतलब अंडर वाटर, और अंडर वाटर हफ्ते रहेंगे और बहुत गहरा, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं। तो आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो वो आपके किसी भी डॉकयार्ड के नजदीक आ जाएंगे, और वहां से आपके ऊपर पूरी पेट्रोलिंग करेंगे, वो आपको देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, और जिसका अंडर वाटर, जैसे आपने कहा AIP, जो प्रोपल्शन है अंडरग्राउंड, पूरा का पूरा अंडर वाटर ये जो काम करता है, और जी। इसकी जो बैटरीज है ये चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काबिलियत इस सबमरीन में होने के कारण जरूर हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। और ये सोच करके कि नहीं नहीं उनके पास 5-6 ही हैं, हमारे पास न्यूक्लियर है, नहीं हो सकता। कई बार एसिमेट्रिक वॉरफेयर में भी जबरदस्त खतरा होता है जब वो अंडर वाटर हरकत करेंगे। तो हमें कभी भी, मैंने जैसे कहा, दुश्मन को कमजोर कमजोर नहीं नहीं आंकना समझना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। तो हमेशा उसी मकसद से, दुश्मन दुश्मन है, वो समय ढूंढता है, वक्त ढूंढता है, और कमजोरी का वक्त ढूंढता है हमला करने के लिए। तो हमें अब और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। संजय सर, मेरे आखिरी दो सवाल है, अमेरिका का युद्ध को लेकर है, ईरान के लेकर। क्या लग रहा है सर कि दोबारा से डील खटाई में पड़ेगी, या डील हो जाएगी? क्योंकि तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कल तक हमने देखा था कि पूरी तरीके से ये चर्चा थी कि 18 तारीख को जिनेवा में ट्रंप साहब डील पे हस्ताक्षर करेंगे, ईरान भी हस्ताक्षर करेगा। लेकिन आज आते आते ट्रंप साहब की तरफ से ये बयान आया है कि हम ईरान को कोई $300 मिलियन देने नहीं जा रहे हैं, हम न्यूक्लियर को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो हमारी शर्त न्यूक्लियर को लेकर है, एनरिचमेंट को लेकर है, वो वैसे की वैसे रहेगी। सर, अगर इस तरह का बयान दोबारा से अगर आ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि डील हो पाएगी किसी तरीके से, या सिर्फ ये एक दिखावा हो रहा है डील करने का? या जिस तरीके से पाकिस्तान बड़ा
खुश हो रहा था कि हम इसको एक सैंक्शन करा रहे हैं, डील को हम इसका रास्ता निकाल के लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पानी फिर जाएगा सर पूरी चीजों पे। देखो, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, इन सब देशों ने मिल करके यकीन किया है कि कम से कम खाड़ी का जो एरिया है वो शांत रहे, और जिसमें ईरान जो है जरूर एक ऐसे जगह पर है जिसके अगर वहां शांति होगी तो हम देखा कि विश्व का 20% तेल वहां से गुजरता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। और अगर वो तेल और गैस ना गुजरे तो क्या होएगा, पूरे विश्व भर में उथल पुथल होता है और एक तरीके से अशांति फैलती है। इसको ईरान ने एक तरीके से इसको वेपनाइज करने की कोशिश की है। और हम्म। इस कम से कम मैं कहूंगा कि ये जो सोच है, इस सोच ने ईरान को और मजबूती दी है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज ने ईरान को बहुत ही ज्यादा मजबूती दी है। और इस कारण से कहीं ना कहीं अमेरिका को शायद एक तरीके से मैं कहूंगा कि मानना पड़ा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। अब उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के लिए ईरान अपनी मतलब अपनी कीमत वसूली कर रहा है कि अगर आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला चाहिए, हमको आप 300 अरब डॉलर दो। आप हमारे को 24 अरब डॉलर जो फ्रोजन एसेट्स है उसका 50% तुरंत अभी दो। हम्म। आपका जो स्टेट ऑफ में आपने जो नेवल ब्लॉकेज घेराबंदी कर रखी है उसको आप हटाओ, और 60 दिन के अंदर हम लोग जो आप न्यूक्लियर के बारे में बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके लिए हमें 60 दिन चाहिए। पर लेकिन अगर आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रखना है तो आप पहले नेवल ब्लॉकेज तुरंत हटाओ। ये तो हम्म। है। लेकिन लेकिन इसमें वो बातें नहीं आई जो अमेरिका में अब लोगों को लग रहा है कि कहीं अमेरिका ने ईरान को कुछ ज्यादा तो नहीं दिया, और इसराइल को लग रहा है कि कहीं अमेरिका ने कुछ ऐसे तो नहीं कि हल्के में ईरान को छोड़ दिया। दो हम्म। चार बातें तो इसके ऊपर नहीं, ईरान तो सामने सर नहीं स्पष्ट आई। कर चुका, एक ईरान स्पष्ट कर चुका है कि भाई हम इस समझौते में शामिल नहीं हैं, हम लेबनान को छोड़ेंगे नहीं, लेबनान के ऊपर अटैक करते रहेंगे। ईरान तो पूरी इजराइल तो पूरी तरीके से सर अपना एक मन बना चुका है कि वो ईरान और लेबनान के ऊपर हमले जारी रखेगा, जबकि ट्रम्प साहब लगातार ये बात कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध ना रुके, युद्ध रुक जाए, माफ कीजिएगा, और शांति वार्ता हो जाए और हॉर्मुज खुल जाए। वो तमाम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है मिड टर्म इलेक्शन है, अगर मिड टर्म इलेक्शन में वो इलेक्शन हार गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए आगे भविष्य में हो सकती है। लेकिन सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है सर, क्या आपको लग रही है 18 तारीख को कोई पॉजिटिव आउटकम होता नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी आ रही है उससे एक दोबारा से संशय के बादल नजर आ रहे हैं सर अब। जी, एक बात तो साफ है कि 19 तारीख को जिनीवा में वो जो डील फाइनली सील होगा, जहां पे हम्म। वैंस जो उपराष्ट्रपति है वो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो जाएंगे और दस्तखत करेंगे। हम्म। लेकिन वैंस ने ही कहा है कि 300 अरब डॉलर देने का हमने कहा है, पर हम्म। उस कहने पे हमारी शर्तें हैं, और वो शर्तें हैं न्यूक्लियर की शर्तें हैं, मिसाइल के ऊपर लेकर के शर्तें हैं, और ईरान के किस तरीके से ईरान की हरकतें हैं वो शर्तें हैं। ट्रंप ने बोला है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि खताई में पड़ने का बहुत जबरदस्त एक खतरा है। पर लेकिन क्योंकि ट्रंप कई बार कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलते ही रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है ये जो डील है वो खटाई में पड़ेगी। लेकिन दो चार बातें यहाँ पर साफ होती है कि इस डील में जो इसराइल चाहता था वो शामिल नहीं हुआ। एक, कि क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई अंकुश है, क्योंकि वो मिसाइल और ड्रोन के द्वारा अटैक करते रहेंगे, या हमास, हिजबुल्ला और हूदी को इसी तरीके से वो पैसा देते रहेंगे जो अभी तक देते आए। यानी कि अमेरिका उनको पैसा देगा उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और वो पैसा उधर वो डालेंगे जैसे गाजा में हुआ। गाजा बिल्कुल। पट्टी में इतने साल से सब कोई पैसा देते रहे और उन्होंने अंडरग्राउंड पूरा बना लिया, चार टनल बना लिया था मंजिला। आपने। तो इसराइल ने देखा है कि जो इसराइल के सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो तो एड्रेस हुए ही नहीं। तो हम्म। इसराइल के सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस नहीं हुए, चाहे विश्व का आर्थिक स्थिति जरूर नॉर्मल आ जाएगी, लेकिन इसराइल जिस मकसद से इसराइल और अमेरिका ने युद्ध छेड़ा, या जिस मकसद से इसराइल ने यूएसए को युद्ध में खींचा, आखिर में तो वो मकसद हल ही नहीं हुआ। क्योंकि हिजबुल्ला, हमास, हूदी वैसे के वैसे रहे, और ऊपर से ईरान ये भी बोल रहा है कि आप लेबनान खाली करो।
वो कह रहे हैं हम नहीं खाली करेंगे, हम लेबनान को खाली नहीं करेंगे जब तक हम हिजबुल्लाह को बर्बाद नहीं करेंगे। हम गाजा खाली करो, हम नहीं करेंगे जब तक आप हम हमास का बिल्कुल खात्मा नहीं करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये इसराइल जिस मकसद से अपने आप को बिल्कुल इनसिक्योर पाता था, वो मकसद, वो जो मसले हैं उनके ऊपर एड्रेस अमेरिका ने नहीं किया, वो नेतन्याहू का मानना है। तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू खुश नहीं है, इजरायली खुश नहीं है। अमेरिका के अंदर भी आवाज उठ रही है कि ट्रंप ने शायद कहीं सरेंडर तो नहीं कर दिया ईरान को गलती से, या किसी कारण से, या जो भी कारण हुआ है। तो मुझे लगता है 19 तारीख का हम लोगों ने इंतजार करना चाहिए, और 19 तारीख के बाद भी ये सोचना कि इस डील के ऊपर अमल होगा मुश्किल। 60 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, और 60 दिन के बाद भी अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, या अमेरिका अपनी दादागिरी से बाज नहीं आता है, तो विश्व में उथल पुथल बनी रहेगी। लेकिन अब अभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम भारत जो 50% अपना तेल खाड़ी के देश से लेता है, और उसमें कहीं ना कहीं 80% बिल्कुल जो खाड़ी के देशों से लेता है, और फर्टिलाइजर उससे बनते हैं। तो मुझे लगता है भारत को जरूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से और टोल नहीं एक लंबी राहत मिलेगी। शुक्रिया बिल्कुल। संजय सर, पूरी जानकारी शेयर करने के लिए, चाहे वो हंगोर सबमरीन को लेकर हो या फिर ईरान अमेरिका युद्ध जिस हालात में पहुंचा हुआ है उसमें डील होती है नहीं होती, उस पर संशय के बादल नजर आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि डील जल्दी फाइनल होगी और पूरे विश्व को, खासतौर से भारत को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो चुनौती भारत को एक अभी मिल रही है समंदर में, वो है हंगोर सबमरीन, जो कि चीन ने पाकिस्तान को सौंपी है और भारत के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत भी किसी भी आंकड़े में नेवी के मामले में पाकिस्तान से कई सौ गुना ज्यादा मजबूत है, और अगर कोई पाकिस्तान इस हंगोर मिसाइल का इस्तेमाल करने का प्रयास करता भी है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, और भारत पूरी तरीके से उसका डटकर मुकाबला भी कर सकता है। संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी शेयर करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद।